हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अव्या क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स का सॉल्यूशन। सो बेसिकली इसमें हम लोग मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मोशन इन अ प्लेन जैसा कि आप जानते हैं एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है और इसमें कंसेप्ट्स काफ़ी सारे हम लोग सीखेंगे। जो जनरल कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं उसका एक आउटलाइन मैं आपको बना देता हूं। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। सब चीज हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे और काफी कंसेप्चुअल है, ये आपके नीट जेई सब में बहुत काम आने वाला है। आप इसको जस्ट केवल एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मत समझिए। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के अलावा आप लोग यहाँ पर बहुत सारे नए नए कंसेप्ट भी सीखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें जनरल 2 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम्स भी कुछ देख लेंगे। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल भी देखेंगे। मैं लिख रहा हूं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल 2D। फिर हम लोग देखेंगे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम और हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है टोटल 32 प्रॉब्लम्स हैं, इसको 2 या 3 वीडियो में ब्रेक करके मैं आपके लिए लाऊंगा। आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। पहला जो प्रॉब्लम है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। पहले आप समझते हो कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। क्लियर है। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब दो स्केलर क्वांटिटी को यदि ऐड करते हो तो आप कैसे ऐड करते हो, अलजेब्राइक सम। मैं सिंपल आप उसको जोड़ देते हो, 3 + 2 को आप जोड़ देते हो इक्वल टू 5 ही होगा। हर केस में 3 + 2 5 ही होगा। जबकि इसको जो आप ऐड करते हो तो क्या करते हो, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करते हो। रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या क्या होते हैं आपने देखा है, ट्रायंगल लॉ होता है, आपने देखा है कि पैरेललोग्राम लॉ होता है, आपने देखा है कि पॉलीगॉन लॉ होता है। जैसे यदि आप 3 + 2 यहां पर सीधे 5 हो रहा है, लेकिन 3 यदि इसमें एक यूनिट इस तरफ है और 2 यदि इस तरफ है तो इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो इस तरफ नेट यूनिट 1 ही होगा, बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। स्केलर में जहां डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों आपको मीन्स की डिस्टेंस का यूनिट है, इसका डायमेंशन होगा या यूनिट होगा मीटर क्यूब और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर के सामने हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम। सेकेंड देखते हैं मास। मास आपको मालूम है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। फिर तीसरा आता है स्पीड। स्पीड भी आपको स्केलर क्वांटिटी, आप बोलते हो कि इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, इसकी ट्रक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब जो वेलोसिटी की बात करोगे, जैसे वेलोसिटी की बात करोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। आप बोलते हो कि इस ट्रक का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। क्लियर है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। आप यदि एक्सेलरेशन की बात करते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में चेंज आपको एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। देखो डेंसिटी क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम। मास भी स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी होगा। फिर आता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सिंपल नंबर है, नंबर है तो ये क्या होगा, स्केलर ही होगा भाई। नंबर है, आप 5 बोलो 6 बोलो कुछ भी बोलो, 6 मोल 2 मोल 3 मोल, सो ये भी एक स्केलर होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो गया, आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे वेक्टर के नीचे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट में। ऐसे आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। सपोज करो ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है और कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पे है, यहाँ से बी पे गया, तो जो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ओरिजिन माने हो, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस हुआ वो ए का पोजीशन वेक्टर है। सो आर ए बोलोगे ओ ए, मीन्स की पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को बोलोगे आप ओ ए वेक्टर से। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को बोलोगे आप ओ बी। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यही आपको हो गया डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कि ए से बी तक का। आप ट्रायंगल लॉ से जानते हो क्या होता है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, और यहां से ए बी हो जाएगा आपको ओ बी माइनस ओ ए। सो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर जो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पर टर्मिनेट हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको आइडिया होगा ही कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाए और किसी भी रास्ते से जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट होता है। सो ये जो वेक्टर जो शॉर्टेस्ट रूट का है ना, यही आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फिर आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी है तो आप स्ट्रेट अवे इसको आंख मूंद करके वेक्टर क्वांटिटी रख सकते हो। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, एंगल से। देखो लीनियर मोशन में आप देखो, लीनियर मोशन में वेलोसिटी को दिखाते हैं आपको x बाई टी। x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम। उसी तरह से आपको एंगुलर वेलोसिटी जो होगा सर्कुलर मोशन में, उसको किससे दिखाओगे, एंगल से x को रिप्रेजेंट करोगे जो वो मूवमेंट किया। सो ये थीटा एंगल से मूव कर दिया तो थीटा हो गया डिस्प्लेसमेंट और t टाइम हो गया। सो यही आपको हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइम पीरियड के टर्म में कैसे होता है, तो देखो एक टाइम पीरियड में आपको जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्किल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करता है, और एक साइकिल जब पूरा कंप्लीट कर लेगा तो कितना एंगल कवर कर लेगा, 2 पाई। सो आप बोल सकते हो कि ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, जहां टी क्या है उसका टाइम पीरियड, प्रोवाइडेड दैट कि वो एक ही समान स्पीड से चल रहा हो। यदि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तभी ये रहेगा, यदि वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा होगा तो आपको क्या करोगे, ओमेगा करोगे डी थीटा बाई डी टी। खैर ये सब हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं। अब आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपको इसका मैग्नीट्यूड है। एंगुलर वेलोसिटी जो आपने निकाला ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यदि इसका आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो क्या आएगा, 2 पाई बाई टी। ऐसे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में सर्कुलर मोशन में देखे हैं। सो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलोगे स्केलर क्वांटिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इस तरीके से हमने इस पूरे टर्म को आपको स्केलर और वेक्टर के में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। देखो इसमें 2 स्केलर क्वांटिटी है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। सो आप पहला देखो फोर्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेक्टर और स्केलर, और जो स्केलर होगा वो यहाँ पर लिखूंगा, जो वेक्टर होगा ऊपर लिखूंगा। फोर्स आपको मालूम है क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेसिकली एक स्केलर है मास और उससे आप मल्टीप्लाई करो एक एक्सेलरेशन को जो कि वेक्टर है। सो फोर्स क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो फोर्स वेक्टर हो गया। सेकंड हो गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
जिनको एंगुलर मोमेंटम का आइडिया नहीं है उन वो रोटेशनल मोशन का प्लेलिस्ट है, उसमें देख करके एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्लियरली समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर मोमेंटम जो लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है, एंगुलर मोमेंटम यही आपको रोटेशनल मोशन में रोल प्ले करता है। सो लीनियर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू वी। सो m एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक आपको वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एक वेक्टर होता है। सो लीनियर मोमेंटम भी आपको वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप इसको आप L से डिनोट करते हो, और मास जो आपको लीनियर मोमेंटम में होता है एंगुलर मोमेंटम में वो I से रिप्लेस हो जाता है। I जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और V जो यहाँ पर है वो ओमेगा से रिप्लेस हो जाता है। सो अब फिर देखो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। फिर आपको आता है वर्क। वर्क क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स F लगे और उसके कारण वो यदि x डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो क्लियरली इस केस में जो वर्क का वैल्यू होता है W, वो क्या होता है F डॉट x, मीन्स की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। सो फोर्स भी आपको वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है। सो दो वेक्टर को यदि आप डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हो तो वो एक क्वांटिटी एक स्केलर होता है। सो वर्क क्या है, स्केलर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दो, वेक्टर का दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो जब भी आप प्रोडक्ट को इससे दिखाओगे, क्रॉस से दिखाओगे, तो वो क्या होगा, आपको वेक्टर होता है। लाइक जैसे मैं टॉर्क बोलता हूं, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, ठीक है। सो यहां पर भी ये वेक्टर होता था, यहां पर ये आपको वेक्टर है। सो इन सब के बारे में रोटेशनल मोशन में हम लोग ढंग से देखें, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब। तो आप यहां पर लिखोगे, नेक्स्ट स्केलर में लिखोगे वर्क। अब आता है करंट। करंट के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है इसके बारे में। फिर एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का टर्म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का जहां भी टर्म हो वो सब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 में है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं प्लेलिस्ट में। सो ये भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आपको जो दो स्केलर क्वांटिटी है वो वर्क है और करंट है। सो वर्क तो आप समझ के कैसे स्केलर है। करंट के बारे में लोग थोड़े कंफ्यूजन में भी होते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन होता है। आप बोलते हो कि करंट इस डायरेक्शन में, लाइक मैं यदि करंट को ऐसे दिखाता हूं तो आप बोलते हो कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ तार में ऐसे जा रहा है। मैं ऐसे दिखाता हूं तो आप बोलते हो कि करंट बाएं से दाएं तार में जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, जब डायरेक्शन है तब क्यों स्केलर हो गया ये भाई? स्केलर इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। सो करंट क्या हो गया, स्केलर मैं लिखता हूं, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन को कैसे नहीं फॉलो करता वो मैं यहां पर एक बार दिखा देता हूं। देखो, यदि कोई करंट इधर से आ रहा है आपको 2 एम्पियर और इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, तो यहां से आप बोलोगे इस जंक्शन पर मिला और इसके बाद जो तार गया है उसमें कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर। क्लियर है? अब यदि 2 एम्पियर ऐसे आ रहा है और 3 एम्पियर ऐसे आ रहा है, तो यहां से फिर कितना करंट गया, 5 एम्पियर गया। यहां पर एंगल चेंज हो रहा है, एंगल क्या रखे हो, 90 डिग्री रखे हो। यहां पर एंगल कितना रखो, सपोज को 60 डिग्री है, 30 डिग्री, कुछ भी एंगल रख रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जितना इनपुट करंट होगा उतना ही आउटपुट करंट होगा। क्लियर है? सो करंट इस केस में एडिशन को डिफाइन करता है। इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। सो करंट को आप क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया,
पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, स्केलर होता है। प्रेशर क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स आपको एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इम्पल्स क्या होता है, देखो फोर्स डॉट डेल्टा टी। फर्स्ट यदि मैं आई से दिखाऊं, ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। और एक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इम्पल्स के बारे में वीडियो बना करके आपको ढंग से समझाया गया है। इम्पल्स का एक रियल लाइफ का एग्जांपल होता है कि सपोज करो कि कोई क्रिकेट मैच में बॉल आ रहा है और उस पर काफी तेज हिट किया जाए, तो इस केस में क्या होता है, बहुत कम समय के लिए बॉल बैट के संपर्क में आता है, लेकिन उस पर काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो इम्पल्स हो गया दो वेक्टर क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन के रूप में, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है। अब टाइम हो गया, ये आपको क्या है, स्केलर है। पावर क्या है, पावर होता है देखो एफ डॉट वी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट। और आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वी क्या है यहाँ पर, वी यहाँ पर वेलोसिटी है। ठीक है, वी वेलोसिटी है, एफ आपको फोर्स है। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ तो आप जानते हो कि स्केलर क्वांटिटी ये आपको डिस्टेंस के इक्वल होता है। लाइक कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया तो इसने टोटल जो ये लेंथ ट्रेवल किया, यही हो गया टोटल पाथ लेंथ। ये स्केलर होता है, इसको हम लोग डिस्टेंस से भी बोलते हैं। अब आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आपको ग्रेविटेशनल टॉपिक में पढ़ाया गया है, ये भी आपको स्केलर क्वांटिटी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन में डिटेल में डिस्कस किया गया है, ये भी आपको स्केलर क्वांटिटी होता है। इनफैक्ट ये आपको नंबर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं म्यू से दिखाता हूं और ये नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 0.3, 0.6। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। सो 0 के इक्वल कर दो और 1 से छोटा कर दो। यदि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा तो वो इतना स्लिपरी सरफेस होगा कि उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज भी एक आपको स्केलर क्वांटिटी, आप बोलते हो कि 2 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में जो ओनली वेक्टर क्वांटिटी है वो इम्पल्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। स्टेट विथ रीजन्स wherever the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful। कौन सा आपको जो ऑपरेशन किया गया है अल्जेब्राइक ऑपरेशन वो मीनिंगफुल है। ध्यान से देखिएगा। एडिंग टू स्केलर, दो स्केलर को जोड़ना। एडिंग टू स्केलर्स आर नॉट मीनिंगफुल unless both are same type। यदि एक ही टाइप का है तभी आप उसको ऐड करोगे तो मीनिंगफुल होगा। क्लियर है। लाइक सपोज करो कि मास और टाइम, मास भी एक स्केलर है और टाइम भी एक स्केलर है। सो मास और टाइम दोनों को जोड़ दोगे तो क्या ये मीनिंगफुल होगा, बिल्कुल नहीं मीनिंगफुल होगा। आप बताओ, आप मास और टाइम को जोड़ करके क्या बनाओगे। इट्स लाइक कि आप 2 kg आलू को जोड़ रहे हो तो 2 kg पोटैटो प्लस 2 kg ओनियन, और तो ये क्या 4 kg क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन आप यदि 2 kg पोटैटो में 3 kg पोटैटो जोड़ते हो तो ये क्या होगा, मीनिंगफुल हो जाता है, 5 kg पोटैटो हो जाता है। क्लियर है। सेकेंड है एडिंग ए स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन। देखो एक स्केलर को और वेक्टर को यदि ऐड कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं। स्केलर वेक्टर में ऐड कैसे होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ जोड़ नहीं सकते हो। क्लियर है। लाइक आप मास को जोड़ दिए मोमेंटम के साथ, तो मास को मोमेंटम से जोड़ोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब। सो ए और बी से हम लोग समझे कि यदि 2 स्केलर को जोड़ देंगे या 2 वेक्टर सेम टाइप को जोड़ेंगे तभी मतलब है। मीन्स कि स्केलर प्लस स्केलर सेम टाइप, ओके,
स्केलर माइनस स्केलर, घटाने में भी सेम टाइप, ओके, मीन्स कि सेम चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर को ऊपर में साइन से दिखाता सिंबल से, सो सेम टाइप, ओके, वेक्टर माइनस वेक्टर सेम टाइप, ओके, मीन्स कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम टाइप होना जरूरी है, और स्केलर को स्केलर से ही करोगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं करोगे। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय स्केलर, ये एकदम मीनिंगफुल है। आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन आपको एक क्वांटिटी को शो करता है, जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। मास इनटू वेलोसिटी एक क्वांटिटी को शो करता है वेक्टर, जो कि मोमेंटम है। अब ध्यान दो, एक स्केलर को यदि एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक क्या बनता है, वेक्टर बनता है। सो ये आपको सही है, ये गलत है, ये गलत है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर्स, ये तो बहुत आराम से आप मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर भी करेक्ट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो स्केलर, मास इनटू टाइम, सो आपने एक स्केलर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ये बिल्कुल मीनिंगफुल है। क्लियर है? सो एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना भी मीनिंगफुल है, एक स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना भी मीनिंगफुल है। अब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या मीनिंगफुल है? सो वेक्टर को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा था, जैसे वर्क का होता था एफ डॉट एस, जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और क्रॉस में हम लोगों ने देखा था आर क्रॉस एफ, जो कि टॉर्क के इक्वल होता है। सो वेक्टर टू वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी मीनिंगफुल है, वेक्टर टू स्केलर का मल्टीप्लीकेशन भी मीनिंगफुल है, और स्केलर टू स्केलर का मल्टीप्लीकेशन भी मीनिंगफुल है। तो मल्टीप्लीकेशन बच्चों सबसे आसान है इसमें, सो इसमें ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग डिवीजन देख लेते हैं। बच्चों डिवीजन भी आपको मीनिंगफुल है। यदि आप दो स्केलर के डिवीजन के बारे में बात करो तो आप जानते हो कि स्पीड क्या होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका आपको होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो क्लियरली जो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये भी एक स्केलर हो गया, और ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। सो स्केलर बाय स्केलर भी मीनिंगफुल हो रहा है। यदि हम लोग वेक्टर के डिवीजन की बात करें तो वेक्टर बाय स्केलर भी मीनिंगफुल है। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट और स्केलर हो गया टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो वेक्टर बाय स्केलर क्या बनता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। और यदि मैं वेक्टर बाय वेक्टर के डिवीजन की बात करूं, सो वेक्टर बाय वेक्टर का डिवीजन आपको कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होता है, वैसे ही स्केलर बाय वेक्टर का भी कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होता है। सो अब हम लोग देखते हैं जो ई और एफ है। ई क्या है, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, और एफ है एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। सो ई हो गया एडिंग एनी टू वेक्टर्स। सो जहां एनी वर्ड लगाए ना, वहां पर आप स्ट्रेट अवे उसको कैंसिल कर दो। भाई एनी का मतलब क्या है, किसी को भी जोड़ दोगे क्या आप? लाइक यदि फोर्स हो गया प्लस मोमेंटम हो गया, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स और मोमेंटम को जोड़ करके आप क्या पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। ये तो मीनिंगफुल ही नहीं है, ये तो मीनिंगलेस हो गया। सो यदि दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ रहे हो तो पहले हम लोगों ने देखा था कि वो सेम टाइप का होगा तभी मीनिंगफुल होगा। और यदि एफ था एडिंग एनी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। सो पहले कंपोनेंट में ब्रेक करने का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सपोज करो कि कोई एक फोर्स है जो कि इस तरफ यहां पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो 5 न्यूटन का है। मीन्स की जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए 5 न्यूटन का फोर्स है। देखो वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 45 डिग्री बना रहा है। तो इसको जब कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 5 cos थीटा, दैट इज 5 cos 45 डिग्री, और जो y एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको हम लोग बोलेंगे 5 sin थीटा।
सो फोर्स को दो कंपोनेंट में आपने ब्रेक किया, 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। अब क्या है कि जो फोर्स था F, ये बोल रहा है उसमें उसका एक कंपोनेंट जोड़ दो। सो F में आप जोड़ दो F cos थीटा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर होता है उसको हम लोग आई से यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग को हम लोग जे से दिखाते हैं। सो एफ प्लस एफ कॉस थीटा आई, ठीक है। सो क्या ये मीनिंगफुल होगा? बिल्कुल नहीं मीनिंगफुल होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जैसे आप एफ को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, अब ये एफ रहा ही नहीं, ठीक है। जैसे आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए तो अब क्या हो गया, ये एफ कॉस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे। सो सेम वेक्टर में आप नहीं ऐड कर सकते हो, जबकि यहां पर देखो ये क्या था, प्रॉब्लम में है एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। सो अब सेम वेक्टर नहीं रहा, क्योंकि वेक्टर को जैसे आप कंपोनेंट में ब्रेक किए अब वो दो वेक्टर में हो गया चेंज, जिसमें कि एक वेक्टर है f cos थीटा i और दूसरा वेक्टर f sin थीटा j। आप इसको ऐसा नहीं कि i j में ही चेंज करोगे, कोई भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट दोनों क्या हो, कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है। जैसे i j है तो यहां पर इन दोनों के टर्म में भी कर सकते हो। सो ये भी मीनिंगफुल नहीं रहा। लेकिन सपोज करो कि आप f cos थीटा i को जोड़ रहे हो कोई एक दूसरा फोर्स में, डेट इज उसको आप जोड़ रहे हो F1 में जोड़ रहे हो। सो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, सेम डायरेक्शन का है, तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा। सो यहां पर केवल ये मीनिंगफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप इसको एक कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद अब वो ओरिजिनल वेक्टर नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। The magnitude of a vector is always a scalar। बिल्कुल ये ट्रू है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो स्केलर होता है। लाइक मैं यदि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलते हो, कोई पर्सन 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट उसने ईस्ट की तरफ लिया है। सो 5 मीटर तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ईस्ट हो गया वो क्या हो गया, डायरेक्शन। सो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्केलर है, वो उसका क्वांटिटी बताता है, ठीक है। जैसे इस केस में 5 मीटर हो गया। ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ये तो भाई फॉल्स है। देखो कंपोनेंट वेक्टर का हमेशा क्या होगा, वेक्टर ही होगा। लाइक आपने देखा कि f को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक था f cos थीटा i और एक था जो y एक्सिस के लॉन्ग था, क्या था, f sin थीटा j। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। मींस कि अब फोर्स वेक्टर को आप दो पार्ट में लिख रहे हो, f cos थीटा i प्लस f sin थीटा j, वेक्टर वेक्टर। तो ये फॉल्स हो गया। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्ट, के लिए क्या है, फॉल्स है। टोटल पाथ लेंथ क्या है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ये हो गया, A से B तक वो गया और इस रास्ते से गया, A से P, P से फिर यहाँ Q, Q से फिर R, R से फिर B। सो इसने ये रास्ता फॉलो किया। सो मैं यदि बोलूं टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू A P Q R B, ठीक है, ये जो पाथ दिखाया गया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर ए बी, ये जो वेक्टर है ना यही आपको डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो इसका यदि मैग्नीट्यूड लोगे, मींस कि ए बी का मैग्नीट्यूड लोगे, तो ये ए बी आ जाएगा। ये जो ए बी लंबाई है ये, तो क्या ये दोनों लंबाई सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है। सो टोटल पाथ लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ उससे बड़ा या बराबर होता है। यदि ये इसी रास्ते में गया, इसी तरीके से गया, A से B तक इसी तरीके से गया, तब बराबर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेविएशन करके गया किसी भी दूसरे तरीके से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो टोटल पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होता है। अब आता है डी थोड़ा कंसेप्चुअल है। ये क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, इसको डिफाइन भी किया है,
total path length divided by time taken to cover the path is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time. So basically यहाँ पर दो टर्म की बात हो रही है। पहला टर्म की बात हो रही है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, जिसको यहाँ डिफाइन किया गया, और दूसरा बात कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो ये दोनों टर्म को हम लोग देखते हैं पहले और उसके बाद समझेंगे फर्दर। सो ये देखो, यदि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका टोटल पाथ लेंथ, सपोज करो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये इस रास्ते से आया, ए से पी तक गया, पी से फिर यहाँ क्यू गया, क्यू से आर और फिर यहाँ पर बी में गया। सो आप यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ए से बी तक आप जोड़ दो। सो दो चीज है, एक चीज है एवरेज स्पीड और दूसरा हो गया एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो एवरेज स्पीड कैसे होगा? ये होगा टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम मान लो कि आप टी टाइम में ये कवर किया है, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा? ए पी क्यू आर बी, जो यहां पर दिखाया गया इससे। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो ए बी बाई टी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। सो क्लियरली जो ए बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं यहाँ पर ए बी से दिखा रहा हूँ, वेक्टर जो साइन है उसको हटा करके। अब ये बताओ कि ए पी क्यू आर बी की लंबाई, ये जो लेंथ है, ये इससे बड़ा है ए बी से। सो क्लियरली ये जो ए पी क्यू आर बी या टोटल पाथ लेंथ है वो चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या इक्वल होता है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब पार्टिकल इसी डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन से ही आएगा, ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? बहुत एकदम इजी है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में कुछ है ही नहीं। हम लोग जब चैप्टर 3 का थ्योरी देखे थे तभी इस कंसेप्ट को डिटेल में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व किए थे। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या जो एवरेज स्पीड है वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो ये आपको क्या है? ट्रू है। ई है 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। 3 वेक्टर है, यदि वो एक प्लेन में नहीं रहेगा तो वो कभी नल वेक्टर नहीं देगा। ये बिल्कुल ट्रू है। देखो 3 वेक्टर नल कब बनाता है? एक वेक्टर ए यदि इधर हुआ, इसमें आप दूसरा वेक्टर बी जोड़ दिए, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या वेक्टर होगा? ये हो गया, जो कि पहला वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक दिखा रहा है। डेट इज ओ बी इज इक्वल टू, यहां पर देखो इस वेक्टर से दिखाया गया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। क्लियर है? सो यदि मुझे ओ ए प्लस ए बी को निकालना है, का सम को नलिफाई करना है, या मुझे तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है सच दैट कि तीनों का सम 0 के बराबर हो जाए, तो इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ और हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी माइनस ओ बी। मीन्स कि जो वेक्टर आपने ओ बी निकाला है ना, उसका बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि इससे आएगा, और डेफिनेटली ये जो सम होगा ना, ये एक नल वेक्टर होगा। नल केवल स्केलर नहीं होगा, 0 नहीं होगा, बल्कि नल वेक्टर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको ओ ए है, ये आपको ए बी है, और यदि ये बी ओ ले लोगे और ऐसे दिखा दोगे ना, एक ही साइकिल में यदि रहेगा, चाहे वो साइकिल क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ये सबका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लाइक एंटी क्लॉकवाइज में इसलिए बोला कि यदि ऐसे रहा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तब भी ये नल वेक्टर होगा। सो इसके लिए इन तीनों वेक्टर को एक प्लेन में रखना होगा। एक ही प्लेन में रहेगा तभी ये तीनों वेक्टर नल वेक्टर बन सकते हैं। यदि एक प्लेन में नहीं रहेगा तो क्या होगा? सपोज करो एक वेक्टर ओ ए है यहाँ पर, दूसरा वेक्टर ए बी है यहाँ पर। अब तीसरा वेक्टर एक ऐसा है जिसका 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसके अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट इससे बाहर में है। मीन्स कि
ये जो प्लेन है ना, प्लेन से बाहर में, तो ये वाला 3 तो आपको 0 बना देगा, लेकिन एक कंपोनेंट तो स्टिल बच जाएगा, मीन्स कि कभी नल वेक्टर नहीं बना पाएगा। क्लियर है? सो हम लोग इसको यहाँ पर क्या मार्क कर देंगे, ट्रू मार्क करेंगे, और हम लोग इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं।